ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है, जो हम डायमेंशनल एनालिसिस में नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट कैसे माने, उसके लिए हमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको देखना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both sides of the equation are the same। यानी कि किसी भी इक्वेशन में जो दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की किसी इक्वेशन में सेम आती हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और डायमेंशनली इस इक्वेशन को हमें करेक्ट बताना है। तो होगा कैसे? सिंपल वही, पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस चेक करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू s, यहां पर डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा l, डिस्टेंस के डायमेंशन l। राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या है? पहला डायमेंशन ऑफ u इंटू टी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, तो u इनिशियल वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और t का हो जाएगा t से t कैंसिल, इट विल बी l, यानी ut का डायमेंशन क्या आ गया? l। एक टर्म दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड में हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो डायमेंशन लेस हो जाएगा ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है एक्सेलरेशन, टी है टाइम, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है पिछले आपने वीडियो में देखा था एल टी माइनस टू हमने निकाला था, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, टी, तो टी स्क्वायर टी माइनस टू कैंसिल, इट विल बी एल। सो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उनका डायमेंशन क्या है? इक्वल। सो ये इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट। वी विल राइट एज द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन are same, so that this equation s is equal to ut plus half at square is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट, ये क्या डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। हमारे पास वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, दैट इज, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। F इंटू एस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें भी सेम हम चेक करेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एफ एस क्या हो जाएगा? एफ है फोर्स, एस है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट विज्ञान से, तो ये आ जाएगा आपके पास एम एल टी माइनस टू और एस हो जाएगा एल, इट विल बी एम एल टू टी माइनस टू। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। हाफ तो यहां से हट जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर, एम डायमेंशन ऑफ एम इट इज एम, मास है तो, और v है वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर, सो इट विल बी
ml2t माइनस 2, ये आ जाएगा। अगेन mu स्क्वायर, ये आ जाएगा m, और u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा lt माइनस 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी अगेन ml2t माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन देखिए, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन क्या है, सेम। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से अलग अलग इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और भी कई सारे इक्वेशन, जो भी फिजिकल रिलेशन आएगा वो सारा का सारा डायमेंशनली करेक्ट होगा अगर दोनों साइड्स, राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड और लास्ट जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशनशिप क्या करना है, डिराइव करना है। उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on first mass of the bob, second length of the pendulum, third acceleration due to gravity at the place. So we will have to derive the expression for its time period. इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, ध्यान दीजिए। Let us assume that time period is depend on mass, okay, length and acceleration due to gravity। ये आपको पता है। जब भी हम डायमेंशनली किसी इक्वेशन को लिखेंगे तो उसका पावर्स जो होंगी वो एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो हमें लिखने होंगे। सपोज मास का एक्सपोनेंट a हमने लिया, लेंथ का b और ग्रेविटी के लिए c लिया। इसको हम चेंज करेंगे, इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, एंड इट विल बी m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, सो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t, सिंपल। मास है राइट हैंड साइड में तो मास का डायमेंशन क्या होगा, अगेन मास m, कैपिटल M, इसका डायमेंशन आ जाएगा। लेंथ का क्या होगा l, और g ग्रेविटी है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ग्रेविटी lt minus 2, this is acceleration due to gravity, so it will be lt minus 2। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को हम क्लियर करके लिख देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। टाइम का जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1 इज इक्वल टू k आएगा। m का डायमेंशन m, सो m टू द पावर a, l लेंथ, l टू द पावर b, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसका पावर c। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेट करेंगे हम एक्सपोनेंट्स, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ m, l एंड g। तो यहां पे ध्यान दीजिए m टू द पावर a है, यहाँ पे m टू द पावर 0 है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। l टू द पावर b है, l टू द पावर 0 है तो सॉरी एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ी सा और करना पड़ेगा, एक स्टेप हम यहाँ पे आगे लेंगे और उस स्टेप में हम l को एक साथ कर लेंगे तो k m टू द पावर a ये आ जाएगा, l टू द पावर b है और l टू द पावर c है तो l टू द पावर b प्लस c आ जाएगा।
एंड टी टू द पावर माइनस 2c आ जाएगा। इसको सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे, ये आ जाएगा एक इसके बाद का स्टेप। देन हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को। अब a इज इक्वल टू 0 आ गया, b प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड थर्ड है माइनस 2c इक्वल टू 1। t का पावर माइनस 2c, t का पावर 1, तो माइनस 2c इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 2c इक्वल टू 1 इट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस 1/2, c इज इक्वल टू माइनस 1/2। b प्लस c एज b प्लस सी इक्वल टू 0। b प्लस सी क्या है, 0 है, तो c की वैल्यू रखिए b माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2 और a तो आपके पास 0 आ ही गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सारी ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू k कांस्टेंट, m टू द पावर a है तो m टू द पावर 0 बिकॉज a इज 0, l टू द पावर b है तो l टू द पावर 1/2 आ जाएगा, और g टू द पावर c है तो c की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। t इज इक्वल टू k m टू द पावर 0 1 हो जाएगा, l टू द पावर 1/2 और g टू द पावर माइनस 1/2 को नीचे ले जाओ तो g टू द पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 है, इसको अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, k जो है एक्सपेरिमेंटली हम इस इक्वेशन में जब हम चेक करते हैं तो k जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इसकी इक्वेशन होती है, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन। सो तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, किसके, जो आपका पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो ये आपके पास 3 एप्लीकेशंस थे, हमने अभी तक पढ़े, एक पिछले वीडियो में था और 2 हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं। तो इसको आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। कहने का मतलब सार्थक मतलब जिनका कोई मीनिंग हो, जिनका कोई अर्थ हो, उन नंबर्स को, उन फिगर्स को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हमेशा जो है वो एक सर्टेन वैल्यू और एक अनसर्टेन वैल्यू दोनों को मिलाकर बनता है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर में सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात यह है कि सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज हम किसको बोले। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज यहां से और देहरादून कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उत्तरकाशी से और देहरादून के बीच में, सपोज मैंने कहा 148, बट क्या मैं श्योर हूं 148 है? जरूरी नहीं है 148 हो सकता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 148 किलोमीटर है, बट मैं श्योर नहीं हूं। वो 140 तो है, मतलब 1 और 4 तो है उसमें, लेकिन वो 143 भी हो सकता है, वो 4.5 भी हो सकता है। यानी कि ये दो तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो डिजिट है ना, ये वाला उसमें सर्टेन नहीं है, ये इतना कुछ भी हो सकता है। अराउंड, मैंने कहा अराउंड 144 टू 148 है, इसका मतलब ये थर्ड वाला डिजिट क्या है, श्योर नहीं है। तो 1 और 4 तो इसमें हो गया सर्टेन वैल्यू, और 4 और 8 या 4, अगर मैं इसमें इस वाले एग्जांपल में देखूं तो 1 और 4 तो सर्टेन हो गया और 8 क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। जैसे कोई टाइम पीरियड हमने लिया, मान लीजिए 1.62 सेकेंड, लेकिन इस
टाइम में हम श्योर नहीं है। 1 और 6 तो ठीक है, लेकिन ये 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा यहाँ पर। तो ये और ये तो इसका क्या हो गया, सर्टेन वैल्यू हो गया, सर्टेन डिजिट हो गए, लेकिन ये थर्ड वाला क्या हो गया, अनसर्टेन वैल्यू है। जैसे 273.6। अब इतना तो ठीक है, लेकिन ये वाला वैल्यू जरूरी नहीं है कि 6 है, 7 है या कुछ इस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन है सर्टेन वैल्यूज प्लस अनसर्टेन वैल्यूज का, इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज क्या होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास डिजिट है, कोई भी आपके पास नंबर्स है, उन नंबर्स में एक अनसर्टेन वैल्यू जरूर होगी। जैसे इसमें 8 अनसर्टेन था, अगर हम कहें 1442, ये कोई वैल्यू है, लेकिन हम इस वैल्यू में श्योर नहीं है कि ये 14142 है या 1443 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 144 तो क्या हो गया, सर्टेन वैल्यू हो गया, लेकिन 2 क्या हो गया उसमें, अनसर्टेन। बट ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्लियर। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको जानने के लिए उन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट यानी 1 to 9, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाए, कोई भी डिजिट आपके पास बने, 2 5 6 2 9 2 7 1 2 2, कुछ भी वैल्यूज बनाइए आप, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दूसरा रूल आता है आपका, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर 2007 हमने लिखा, तो इसमें क्या है, 2 है, 7 है, लेकिन ये जीरो है दोनों के दोनों। बट ये दोनों कहाँ है, दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 7.08 ये आ गया, तो ये नॉन जीरो है और इसके बीच में एक जीरो है, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे, वेदर दे फॉर्म डेसिमल और नॉट, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड वाला आता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आएंगे, ये मान लीजिए इस तरह से एक वैल्यू हमारे पास है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये किसके बाद आ रहे हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हम समझ सकते हैं। इसके बाद आता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में होंगे, लेकिन बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जो आपका नंबर 4th वाला है, इसमें क्या आएगा, सपोज इसी को हम ले लेते हैं 867400.00, हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब ध्यान दीजिए, तो अब इन जीरो का क्या है, मीनिंग है, इन जीरो का मीनिंग है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आ गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। नेक्स्ट आता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, जितने भी जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 161.0, 162.00, तो ये सारे जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। इसमें हम इस वाले को भी देख सकते हैं, ये वाले और डेसिमल के बाद ये दोनों जीरो हैं, तो ये इसमें
यहाँ पे इसको इस एग्जांपल को भी लें तो ये वाला अगर 0 0 हो गया तो अब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8, अब इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ गए। 161.0 इसमें 4, 161.00 इसमें 5। ओके, नंबर 6 वाला जो है, all zeros to the right of a decimal point, all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant। यानी कि अगर हमारे पास ये एक डिजिट है 0.0161, अगर हम इसको चेक करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिंपल, ये तो है रूल की पॉइंट डेसिमल के बाद के जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने होंगे, 4। तो ये वाला इसका एग्जांपल आ गया। The number of significant figures does not depend on the system of units, यानी कि अगर हम यूनिट्स चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने ये लिया 16.4 सेंटीमीटर, एक हमने लिया, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 0.164 मीटर हो जाएगा, और अगर हम इसको किलोमीटर में लें तो 0.000164 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो गए, इस वाले में ये सिग्निफिकेंट हैं तीनों, तो ये 3 आ गए सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स जो है इसमें। अब क्योंकि ये वाला 0 तो नहीं काउंट होगा तो 1 2 3, ये वाले भी काउंट नहीं होंगे तो 1 2 3, ये आपके पास कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। जबकि हमने इसको इसमें चेंज किया, इसको इसमें चेंज किया। एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सा गड़बड़ हो गया था, ये वाला जो है 0 पॉइंट, जो आपका ये क्वेश्चन है जो 6th वाला था, इसमें 0.161 है ये, तो 0.161 इसमें 3 हो जाएगा। इसी को थोड़ी सा अगर हम आगे लिखेंगे तो 0.0161 हो जाएगा, तो ये भी 3 होगा, इस 0 का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये आपके कोई भी क्या नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाले नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। तो ये आपके पास अभी तक का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स थे, ये रूल्स हमने समझे हैं, और ये रूल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं जो कुछ इस तरीके से है कि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बताने हैं, और वो है कि क्या क्या, एक है 6.2, एक है 6.02, एक आपके पास आ जाएगा 0.02, ठीक है, और 6.00200, और एक आ जाएगा 0.